हैं कि हमारे साथ जो मैनेजमेंट है उनके नतीजों पर अब बात करेंगे। और कॉर्पोरेट रडार में अब आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर की कंपनी आनंद राठी ब्रांड के तहत ब्रोकिंग सर्विसेज और मार्जिन ट्रेडिंग सर्विसेज देती है। साथ ही कंपनी म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जैसी नॉन ब्रोकिंग सर्विसेज भी देती है। दिसंबर नतीजों की बात करें तो हमने देखा इस बार सालाना आधार पर आय 22% बढ़ी है कंपनी की, मुनाफा 78% आया है, मार्जिन में भी ग्रोथ इस क्वार्टर देखने को मिली। तो नतीजों से इस बार सपोर्ट कहां से मिला ये समझ लेते हैं और आगे की क्या प्लान्स हैं कंपनी के, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट इस वक्त जुड़ चुके हैं। कंपनी के सीएमडी प्रदीप गुप्ता जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर पहले तो कांग्रेचुलेशंस, काफी स्ट्रांग नंबर्स इस बार देखने को मिले हैं रेवेन्यू के फ्रंट पर, पैट के फ्रंट पर अगर देखें तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी इस बार देखी है कहां से सपोर्ट आया है सर? नमस्कार पूजा जी एंड जी बिजनेस के दर्शकों का मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। पूजा जी, अगर आप देखें तो हमारी कंपनी का हमेशा से ध्येय रहा है कि हम ग्रोथ में कंसिस्टेंसी कैसे लाएं, और ग्रोथ में कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमने हमारे पूरे रेवेन्यू मिक्स को, कंपनी में जो रेवेन्यू आ रही है वो दो तरीके से आ रही है, ब्रोकिंग एंड नॉन ब्रोकिंग, इस मिक्स को कॉन्स्टेंटली देखा है और किस तरह हम नॉन ब्रोकिंग रेवेन्यू को कंटिन्यूअसली ग्रो करते जाएं। अब नॉन ब्रोकिंग में हमारे पास मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है, नो ब्रोकिंग में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस हैं एंड अदर बिजनेसेस हैं। तो इन बिजनेसेस में हम लगातार 35 से 40% की ग्रोथ कर रहे हैं और यही हमारा ध्येय है कि कॉन्स्टेंटली सब देखते जाएं। अब जब आती है ब्रोकिंग की बात, तो ब्रोकिंग में भी अगेन कैश मार्केट ब्रोकिंग एंड डेरिवेटिव मार्केट ब्रोकिंग होती है। तो हमने, चूंकि हम कस्टमर सेंट्रिक हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी हम करते हैं जहां पे हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स कस्टमर्स को सर्विसेज देते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो वहां पे हम कैश मार्केट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और उसी तरह से वहां पे उनको ये देखते हैं कि कस्टमर हमेशा निवेश की तरफ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दे और अपना पोर्टफोलियो को इजाफा करता जाए लंबे समय के लिए। तो वहां पे हम कैश मार्केट में जो है हमने ध्यान दिया है। तो अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में, अगर हम देखें तो ओवरऑल कैश मार्केट में पिछले क्वार्टर से, उससे पिछले क्वार्टर से करीब 3% की ग्रोथ हुई है टर्नओवर में, जबकि हमारी कंपनी ने अराउंड 11 से 12% की ग्रोथ की है। तो हम कॉन्स्टेंटली कैश मार्केट में अपनी ग्रोथ को, इजाफा को करके हमारी रेवेन्यू को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक डेरिवेटिव मार्केट है, वहां पे भी जिस तरह के कस्टमर है जो डेरिवेटिव को समझते हैं, लार्जली इन एफ&ओ सेगमेंट और कमोडिटी सेगमेंट, वहां पे जो कस्टमर इस मार्केट को समझते हैं उनको हम हमारी सर्विसेज देते हैं, हमारे प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म देते हैं और वो उसका काम कर रहे हैं। बट लार्जली जो हमारी ग्रोथ आई है, हमारा कांस्टेंट एंडीवर है कि हम कैश मार्केट की तरफ देखते रहें और वहां पे इजाफा करते रहें, और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो नॉन ब्रोकिंग बिजनेस है उसमें कॉन्स्टेंटली 35 से 40% की ग्रोथ करते रहे। ठीक है। तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू मिक्स में कुछ बदलाव किया, हाई मार्जिन प्रोडक्ट पर कंपनी फोकस करे और इस वजह से ये ग्रोथ यहाँ पर इस क्वार्टर देखने को मिली। सर मार्जिन पर ही मेरा अगला सवाल होगा, क्योंकि एबिटा मार्जिन अगर हम देखें तो वो इस बार करीब 41.1% के आसपास में है, 37% से बढ़कर। तो ये इस पर भी थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो ग्रोथ दिखी है इस बार, क्या ये सस्टेनेबल है या फिर ये वन ऑफ की तरह हम इसको देखें, किस तरह से देखें इस मार्जिन को? नहीं पूजा जी, हमारा हमेशा ध्यान है और हम यही काम कर रहे हैं। हमारा कंपनी का मेन मोटिव यही है कि मार्केट वोलेटिलिटी से हट के किस तरह हम सस्टेनेबल ग्रोथ को तरफ बढ़े, और जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम हमेशा से कॉन्स्टेंटली, हमारा ध्येय यही रहा है कि हम टॉप लाइन पे 20 से 25% ग्रो करें एंड पैट लेवल पे अबाउट 30 से 35% की तरह ग्रो करें। तो उस ग्रोथ को हम कॉन्स्टेंटली बरकरार रखते रहें। तो वो सारा काम हम एक स्ट्रेटेजिक वे में कर रहे हैं कि किस तरह हम हमारे रेवेन्यू मिक्स को बरकरार रखते हुए इस ग्रोथ को अचीव कर लें। तो मैं ये बात कहूंगा कि ये वन ऑफ नहीं है। इनफैक्ट यहाँ से अगर मार्केट अच्छी हुए तो और अच्छी ग्रोथ आएगी, अदरवाइज कम से कम
इस पर्टिकुलर ग्रोथ लेवल को हम कॉन्स्टेंटली बरकरार रखते रहें, उस तरफ हमारे कदम चलते रहेंगे। बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है। कंपनी की तरफ से आउटलुक तो काफ़ी अच्छा रहा है मार्जिन को लेकर, और इस बार जो 40-41% की ग्रोथ हमने देखी, वो आगे भी मेंटेन रहने की रखने की योजना है कंपनी की। अब से थोड़ा बिज़नेस मिक्स और ग्रोथ पर भी अगला सवाल होगा। हमने देखा कि ब्रोकिंग, और आपने भी इसको हाइलाइट किया कि वहाँ से कंट्रीब्यूशन अच्छा आया है। बाकी सारे सेगमेंट में प्रदर्शन कैसा रहा? जैसे डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें, वेल्थ, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स, वहाँ पर प्रदर्शन कैसा रहा? सो वेल्थ प्रोवाइडर में अगर आप देखें तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम को हम एयूएम की तरफ से देखते हैं कि हम एयूएम कितना इजाफा कर रहे हैं। तो आज की तारीख में हमने करीब 8,370 करोड़ की एयूएम कलेक्ट कर ली है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के तहत, और हमारा ये ध्येय है कि मार्च 26 तक ये एयूएम 9,500 से 10,000 करोड़ के बीच पहुंच जाएगी। तो वहां पे करीब करीब हम 35 से 40% की ग्रोथ कंटिन्यूसली कर रहे हैं, और हमें लगता है हम ये मेंटेन करेंगे आगे भी। ठीक है। तो ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी की तरफ से। सर, ये जो एक्टिविटीज आप देख रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किन सेगमेंट से आ रहा है? ये रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, एचएनआई हैं, या फिर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं जो कि इस वक्त ग्रोथ को और मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं? सो ओवरऑल रेवेन्यू में अगर अभी देखें तो लार्जली हमारा ये कंट्रीब्यूशन रिटेल और लार्ज क्लाइंट कस्टमर्स, मिड लेवल एचएनआई एंड एमएनआई क्लाइंट कस्टमर से आ रहा है। हम कई तरह तरह के सेगमेंट, क्लाइंट सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट भी एक बड़ा हिस्सा रखते हैं। तो पर वो उनका बहुत बड़ा हिस्सा अभी नहीं है, करीब 10 से 12% इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट से आता है रेवेन्यू में। बाकी का सारा जो है 80 से 85% जो है वो रिटेल और एमएनआई एचएनआई कस्टमर बेस पे आता है। अभी हमने एक नया सेगमेंट भी धीरे धीरे फोकस करना शुरू किया है, जो कि एनआरआई है। उसका भी हिस्सा अभी थोड़ा छोटा है, बट कॉन्स्टेंटली हमें लगता है हम उस सेगमेंट में भी बड़ा हिस्सा बना लेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जिस हिसाब से हमारी एक्टिविटीज चल रही है, जिस हिसाब से हमारे आरएम्स मार्केट में एनआरआई कस्टमर्स को एड्रेस कर रहे हैं और मिल रहे हैं। ओके, तो एनआरआई कस्टमर्स को भी यहाँ पर एड्रेस करने की योजना है आने वाले समय में कंपनी के लिए। सर, इस बार हमने देखा कि, और आपने भी इसको हाईलाइट किया कि मार्जिन को जो सपोर्ट आया है, काफी सारे कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स भी आपने लिए हैं, जिसने एक बड़ा जो रोल था वो प्ले किया है। क्या आगे भी इस तरह का कोई स्ट्रक्चरल बदलाव करने की योजना है आपकी मार्जिन को सपोर्ट करने के लिए? देखिए, हमने ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, और ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। जिस स्ट्रैटेजी के अंदर हमारा ये मानना है कि हम हमारा जो रेवेन्यू मिक्स है वो इस ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए रेवेन्यू मिक्स को 50% ब्रोकिंग एंड 50% नॉन ब्रोकिंग से लेके आए, और उसी तरफ हमारी सारी पहल है। तो ये हमको लगता है कि ये हम मार्च 2027 के आसपास अचीव कर लेंगे। उसके बाद हम कोई नया अगर कुछ जरूरत होगी तो देखेंगे, बट हम कॉन्स्टेंटली इसी ओर अग्रसर हैं, और हमें लगता है कि मार्च 2027 तक इस देव को अच्छी तरह से पूरा कर लेंगे, इंक्लूडिंग दोनों सेगमेंट में जो मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूं उसको अचीव करते हुए। ओके। क्लाइंट एडिशन के फ्रंट पर क्या कुछ रिस्क फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लुकिंग एट द करंट मार्केट सिनेरियो? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि एफआईएस की तरफ से इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ऑल्दो डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन पूरा नजर आ रहा है, लेकिन क्या किसी तरह का कंसर्न या कुछ डर इस वक्त नजर आ रहा है आपको, स्पेशली रिटेल पार्टिसिपेशन की तरफ से कुछ क्वेरीज आपको मिल रही हैं? नहीं पूजा जी, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमारा जो क्लाइंट सेगमेंट है, वो क्लाइंट सेगमेंट वो है जो कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट को और इन्वेस्टमेंट की डिमांड को पूरा करता है, कस्टमर की इन्वेस्टमेंट डिमांड को पूरा करता है। तो हम हमेशा ये देखते हैं कि कस्टमर वास्तव में निवेश करना चाहता है क्या, और वो निवेश किस किस प्रोडक्ट में कर सकता है। तो हम कॉन्स्टेंटली जब बाजार में जाते हैं तो हमें कई ऐसे कस्टमर मिलते हैं, और एज ए रिजल्ट इफ यू रियली सी, हमारा जो 30 ईयर से अबव का कस्टमर बेस है काफी एनलार्ज है, काफी बड़ा है, अराउंड 80% कस्टमर बेस वहां पे है। और हम कॉन्स्टेंटली उसी कस्टमर को एड्रेस करते हैं, उसी कस्टमर को देखते हैं जो वास्तव में लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए इस बाजार में आता है। और उसी तरह से हमने जो प्रोडक्ट बास्केट बनाई हुई है, जो कि निवेश करने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, डायरेक्ट इक्विटी है, म्यूचुअल फंड है, एआईएफ है, पीएमएस है, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट हम उस कस्टमर के पास लेते हैं, ताकि उसका एक निवेश पोर्टफोलियो बैलेंस रहे,
और हर टाइम पे कुछ ना कुछ रिटर्न प्रोवाइड करता रहे, और उसी तरह हम अग्रसर हो रहे हैं और हम कॉन्स्टेंटली इसी तरह काम कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से हमने कभी भी ये नहीं देखा कि हमें कस्टमर नया जोड़ने में कहीं कोई ज्यादा तकलीफ आई है, और हम कॉन्स्टेंटली इस वर्क कर रहे हैं। जहां तक इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग का सवाल है, एफआई ने अपना काम कम किया, एफआई ने कम से कम यहां से पैसा ले गए, बट मेरा ये मानना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब कॉन्स्टेंटली यहाँ पे बाजार वापस अच्छे बनने शुरू होंगे, सेंटिमेंट अच्छे बनने लगेंगे, और जो कॉर्पोरेट ग्रोथ का जो फैक्टर है वो आना और किकिंग होना शुरू होगा, मोर स्पेसिफिकली अब दिसंबर और मार्च क्वार्टर में जब स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी, तो मुझे लगता है कि एफआई फैक्टर और एफआई कस्टमर्स बेस भी वापस इन बाजारों में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो वहां पे भी हमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नजर नहीं आता। बिल्कुल। और सर आपको बताना चाहेंगे, आपने जो कमेंट्री शेयर की है, इतनी पॉजिटिव कमेंट्री मार्केट को मार्जिन को लेकर, और एनआरआई के सेगमेंट पर भी आप फोकस धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, बाजार को ये पसंद आ रहा है। देखिए स्टॉक तो वैसे भी मजबूत था, हम अपने दर्शकों को दिखा दे एक बार। वैसे भी शेयर जैसे ही नतीजे आए, सुबह से ही स्टॉक में अच्छी तेजी थी, लेकिन अब 6% की तेजी आ चुकी है। दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। अच्छा स्पाइक यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रहा है आनंद राठी शेयर के स्टॉक में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और थैंक यू, धन्यवाद पूजन। अपने विजन्स भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। सर थैंक यू सो मच। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.